आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्लैंड्स के बारे में बता देता हूँ। जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनमें जो ऊपर आपको मैंने बताई है, एक हमारी यहाँ लिखा था एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी एंजाइम फॉर्म करती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी हार्मोन बनाती है। होता ये है कि कहीं की इपिथीलियम, अगर कहीं पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन्होंने लिखा है कि कई बार इपिथीलियम जो है वो अंदर की तरफ को मुड़ करके, इनवर्डली मुड़ करके कुछ ग्लैंड फॉर्म करती है। ठीक है, उसको हम ग्लैंडुलर इपिथीलियम कहते हैं। तो देखो, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, अगर आपकी इपिथीलियम ये अंदर की तरफ को हो जाती है और ये इसकी सेल जो है, ये डी सेल है, ये सिक्रीटरी सेल्स है। अगर ये कुछ सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, ये सिक्रीटरी सेल है, तो ये सिक्रेशन जो करेंगे वो सिक्रेशन इस कैविटी में भरेगा। इस कैविटी को कहेंगे डक्ट। तो ये डक्ट वाली ग्लैंड होगी और जो सिक्रेशन होगा वो बाहर निकलेगा इस तरह से, इसके बाहर निकल के जाएगा उधर। ठीक है, यूं सरफेस पर आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा ऐसा होता है कि अगर मान लो ये आपकी कोई ब्लड की कैपिलरी है, सपोज करो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, कोई ब्लड वेसल है, और जो सेल्स हैं जिनको, जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, इपिथीलियम की सेल्स हैं, वो आपकी इसके चारों तरफ आकर लग जाती हैं। इधर ऐसे इसके चारों तरफ आके लिपट जाएंगी। देखो, वहीं ऐसा नहीं है, वहाँ तो क्या हुआ कि इपिथीलियम जो थी वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी और ग्लैंड बन गई। वहाँ तो ऐसा हुआ कि इपिथीलियम ऐसे मुड़ी और एक ग्लैंड बन गई, ये इसमें सिक्रेशन भर जाएगा, इसमें से सिक्रेशन बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनका अपने ओरिजिनल इपिथीलियम से कोई कांटेक्ट नहीं रहता, वहाँ से वो हट जाती हैं और आकर के लग जाती हैं किसी ब्लड वेसल के चारों तरफ। ये कोई ब्लड वेसल है, इसके चारों तरफ लग जाएंगी। और नाउ द ग्लैंड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं फिर? अब एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड अब हार्मोन बनाएगी और वे हार्मोन जो होंगे आपके सीधा यहाँ से ब्लड में भेजे जाएंगे, सीधा यहाँ से ब्लड में भेजे जाएंगे। यहाँ सिक्रीशन जो है सरफेस पर नहीं निकलेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सेल्स का जो सिक्रीशन होगा वो आपका ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो दो तरह की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी एंजाइम बनाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी हार्मोन बनाती है। ये आपकी क्या बनाती हैं बेचारी? एंजाइम। ये आपकी क्या बनाती हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स आपके कहाँ भेजे जाएंगे? सीधा ब्लड में भेजे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू में लिखा है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इन्होंने कहा कि ब्लड जो है सारी बॉडी का कनेक्शन बनाता है, आपस में कनेक्ट करता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ब्लड हमारा एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। Why would it be called connective tissue? A clue is provided in the introduction. शुरुआत में इन्होंने लिखा है, now let us look at the type of tissue in some more detail. The cell of connective tissue are loosely spaced and embedded in a matrix. तो ये important line है इसकी। जैसे हमारा यहाँ ऊपर इपिथीलियम में था कि सबसे नीचे सब में बेसमेंट होती है और बेसमेंट के ऊपर सेल की लगी रहती हैं, सेल के टाइप अलग अलग होते हैं। इस तरह यहाँ जो बेसिक बात है वो ये है कि कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो होंगी लूजली स्पेस्ड होंगी और एक मैट्रिक्स में पड़ी रहती हैं, मैट्रिक्स फ्लूइड में पड़ी रहती हैं। वो उन्होंने, उनकी खुद ही सेल ने खुद ही बनाया होता है मैट्रिक्स। ठीक है ना, सेल्स होती हैं, सेल अपने आप ही मैट्रिक्स बनाती हैं और उसी में पड़ी रहती हैं। सेल के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब वो मैट्रिक्स जो बनाया है वो मैट्रिक्स आपका जेली लाइक हो सकता है, मतलब बिल्कुल स्मूथ फ्लूइड हो सकता है, और कठोर भी हो सकता है, रिजिड। तो तीन तरह का मैट्रिक्स हो सकता है आपका, जेली लाइक, फ्लूइड लाइक और रिजिड। ठीक है ना। यहाँ लिखा है द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्ड्रेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहे हैं कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होगा वो अलग अलग होता है।
ठीक है ना। जैसे बोन्स होंगी तो बोन्स का वही हार्ड होगा, और आपका कार्टिलेज होगा उसका थोड़ा स्मूथ होगा, और अगर आपका जो ब्लड है उसका थोड़ा फ्लूइड लाइक होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है ब्लड हैज अ फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स। तो ये सवाल आएगा, आपसे ध्यान रखना, ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो आपका फ्लूइड है, लिक्विड मैट्रिक्स है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। अगर आप ब्लड की कंपोजिशन देखो, अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में आपका जो मेन चीज है वो आपका होता है प्लाज्मा। आपका जो प्लाज्मा होगा उसी प्लाज्मा में आपकी सारी चीजें मिली हुई होंगी। अगर हम बात करें तो कहें कि भाई ब्लड है, ब्लड के अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मा, ठीक है ना। और क्या मिलेंगे आपको, दूसरे होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है उसके अंदर आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स पड़े रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर में कौन आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इन्होंने लिखा है कि इन विच डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, ठीक है ना। आरबीसी पड़ी रहती हैं, डब्ल्यूबीसी पड़ी रहती हैं, प्लेटलेट्स पड़ी रहती हैं। एंड द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स। प्लाज्मा में क्या क्या घुला रहता है, प्रोटीन्स घुली रहेंगी, सॉल्ट रहेंगे, हॉर्मोन्स रहेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो आपके हॉर्मोन्स हैं दे आर ट्रेवल थ्रू द प्लाज्मा, सॉरी, ठीक है ना। हॉर्मोन्स जो आपके फ्लूइड से जाते हैं, ब्लड से जाते हैं, तो वो ब्लड में आरबीसी में तो घुस नहीं जाएंगे। आपके हार्मोन किससे ट्रैवल करेंगे, प्लाज्मा से ट्रैवल करेंगे। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। ब्लड का काम होता है गैसेस ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपके यहाँ से बन जाएगा सवाल कि भाई ब्लड के फंक्शन क्या है, तो आप बना सकते हो ऐसे कि दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से भेजते हैं और वहाँ से डिफरेंट पार्ट से उठाते हैं, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने कुछ डायग्रामेटिक दिखाया है आपको, डायग्राम बना करके, तो यहाँ आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, मतलब ब्लड में, ये डब्ल्यूबीसीज हैं, दी आर डब्ल्यूबीसीज, ये न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो इन्होंने आरबीसी यहाँ नहीं दिखाई हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल नहीं बताई हैं, सिर्फ डब्ल्यूबीसी हैं। इनमें भी दो तरह की हैं, एक तो ऊपर जो होती है, देखो ये ऊपर वाली जो कहलाती हैं तीनों की तीनों, इनको कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये आपके कहलाएंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इनके डायग्राम में डॉट 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 दिख रहे होंगे ना, और नीचे वाली जो है इनमें नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, तो ये आपकी होती हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। दो तरह की हैं डब्ल्यूबीसी, एक ग्रेनुलो, एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये ए ग्रेनुलोसाइट में ये दोनों आती है, लिम्फोसाइट आती है, मोनोसाइट आती है, प्लेटलेट अलग से होती है। प्लेटलेट्स जो है आपकी वो सेल भी नहीं होती, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स एंड दे हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये किस में हेल्प करती हैं, क्लोटिंग में। जो आपका ब्लड का क्लोट बनना होता है, कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ जो क्लोटिंग होती है उसमें काम करती है, हेल्प इन क्लोटिंग, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, न्यूट्रोफिल का, इओसिनोफिल का, बेसोफिल का, इनका काम होता है डिफेंस में। किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म, आपके जो बॉडी का डिफेंस है उसका काम होता है किसका, जब सबसे ज़्यादा पाई जाती है यही, सबसे ज़्यादा जो होती हैं लगभग 70% यही होती है न्यूट्रोफिल टोटल का, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि इसका काम होता है, ये आपके बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को, उनको निगल लेती है, फैगोसाइटोसिस कर लेती है। तो दोनों, ये मोनोसाइट्स भी और ये भी न्यूट्रोफिल भी, दोनों का मैं एक जगह ले आता हूँ इनका ना, यहाँ ले आते हैं इनका फंक्शन। तो ये दोनों की दोनों जो हैं फैगोसाइटिक हैं। फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, एंडोसाइटोसिस करती हैं। पैथोजन वगैरह कोई होता है जो बॉडी में बैक्टीरिया आपकी, उसको ये निगल लेती हैं, मार देती हैं। ये लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ये दे आर ऑफ टू टाइप। एक होती है इनमें से बी लिम्फोसाइट, एक होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होती हैं आपकी, ये आपकी जो आप आजकल सुन रहे होंगे एंटीजन एंटीबॉडी,
कोरोना के चक्कर में बहुत सुन रहे हैं लोग ये। तो ये आपकी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। कोई बाहर से आपकी बॉडी में पैथोजन आता है उसके खिलाफ। और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, हेल्प करने का। ये हेल्पर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं इनकी बी लिम्फोसाइट की, ठीक है। मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल करते हैं फैगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल्स आपने सुना होगा कि किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, सुना होगा, मान लो एस्केरिस हो जाता है तो इओसिनोफिल जो है उसको उसके इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती है। बेसोफिल जो है आपके, जैसे कहीं आपको कहीं कुछ कांटा चुभ जाता है छोटा सा, या फिर कोई जरा इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन होने के बाद जो रेडनेस हो जाती है, कहीं देखा होगा आपने, रेडनेस हो जाएगी जहाँ पर, और आपका वहाँ पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो जो इन्फ्लामेशन जो होता है उसमें काम करती हैं बेसोफिल्स ना। और इनके नाम इसलिए अलग अलग हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, के जो जिनको अगर इनको रंग करते हैं, डाई करते हैं, तो इओसिनोफिल जो है ये एसिडिक डाई से कलर होती हैं, बेसोफिल बेसिक डाई से कलर होती हैं, न्यूट्रोफिल जो है वो न्यूट्रल होती हैं। इओसिनोफिल इओसिन नाम की डाई से डाई होती हैं, वो एसिडिक डाई है। बेसोफिल बेसिक डाई से कलर होती है, वो बेसिक डाई है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको बेसोफिल, इओसिनोफिल और ये न्यूट्रोफिल कहा जाता है। चलिए, यहाँ से आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं, देखो सवाल तो बनाने की बात है, आपसे पूछ सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कौन सी है, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्या है, तो आप कौन सी, आपका एग्जाम्पल का आंसर होगा आपका न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। इसका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस जो है अलग ही तरह का होता है, पॉलीमॉर्फो होता है, कई मॉर्फोलॉजी होती है, एक ऐसे दिख रहा होगा लोब 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 न्यूक्लियस है इसका, वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। ल्यूकोसाइट सबसे मैं बता दूं ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, इसमें आपके होंगी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को कहते हैं WBC को, यहाँ दूसरी होती हैं इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स आपकी होती हैं RBC, ठीक है ना, और एक होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो ये ब्लड में ये मिलता है, ठीक है। प्लाज्मा का काम होता है चीज़ों को ढोना, इधर उधर लेके जाना, और RBC का काम जो होता है ये, इसके RBC के अंदर आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है इन्होंने बोन के बारे में कि बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। तो बिल्कुल सही बात है, बोन जो है बॉडी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, आपके स्केलेटन को सपोर्ट करता होता है। एक बार देखते हैं एक बोन को, तो ये एक बोन है आपके, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग बोन का डायग्राम है। लॉन्ग बोन्स की खास बात होती है कि इनके अंदर आपको बोन मैरो भरा हुआ मिलता है। बोन मैरो यहाँ लिखा होगा, देखो ये रेड बोन मैरो है और ये येलो बोन मैरो आप इसके अंदर देख सकते हैं। कवरिंग जो इसकी है वो कहलाती है पेरियोस्टियम। तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है अभी, बट जस्ट फॉर द शेक आप, बोन ऐसी होती है, इस तरह की बोन्स होती हैं, उनमें जो मेन जो बड़ी बोन्स होती है उनमें आपको बोन मैरो भरा हुआ मिलता है। किनारों पर जो इनके बोन के जो किनारे होते हैं वहाँ आपको स्पॉन्जी रहता है थोड़ा, वहाँ हार्ड नहीं रहता क्योंकि वहाँ कार्टिलेज है, ठीक है ना। वहाँ पर कैसा रहता है, कार्टिलेज का स्पॉन्जी बोन, ठीक है ना। यहाँ हार्ड बोन होती है, बीच में इसके ऊपर चढ़ी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, ठीक है ना। यहाँ देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि भाई बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपके जो आपकी मसल्स होती हैं, जब आप मसल्स को मूव करते हैं तो मसल्स आपकी बोन के साथ अटैच हुई रहती हैं, ठीक है ना। मसल्स आपकी किसके साथ कनेक्ट रहती हैं, बोन के साथ कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो एंकर द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। एक ध्यान रखना है, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है, नॉन फ्लेक्सिबल ये इसलिए है क्योंकि भाई इसका जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स के अलावा, ठीक है। व्हाट वुड द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर बोन फंक्शन, बोन सेल आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। तो बोन का मैट्रिक्स हार्ड रहता है, और सवाल आएगा बोन का मैट्रिक्स इसका बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का
बना हुआ होता है। तो एक बार आप इधर देखिए इन्होंने क्या बताया होता है। यहाँ पर बताया आपको कि डायग्राम में कि हेवर्शियन कैनाल कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर। तो भाई ये डायग्राम बना है कुछ, इसमें इससे आपसे समझना है क्या कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। समझ रहे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। तब आपका आंसर होगा द हेवर्शियन कैनाल सिस्टम। जो हेवर्शियन सिस्टम है आपका, वो आपका बोन में ब्लड और नर्व फाइबर की सप्लाई के लिए होता है। ठीक है ना। बोन आपकी देखो, बोन अलग ही टिश्यू है ना, तो अलग ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर आपकी ब्लड की सप्लाई ऐसे तो होगी, नॉर्मल तो होगी नहीं, तो एक अलग से सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज हेवर्शियन कैनाल सिस्टम। अगर आप एक बोन का सेक्शन देखोगे तो आपको उसके अंदर दिखाई देगा कि कुछ कैनाल्स हैं एक तरफ से दूसरी तरफ गई होती हैं, वो आपकी वहाँ ब्लड वेसल्स को नर्व्स को सप्लाई करती होती हैं, जिससे बोन में न्यूट्रिशन पहुँचता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ लिखा है कैनालिकुलस कंटेन सिलेंडर प्रोसेसेस ऑफ बोन सेल और ओस्टियोसाइट। ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोन सेल्स को क्या कहते हैं। आपका आंसर होगा कि भाई बोन सेल जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? ओस्टियोसाइट कहलाती है। ओस्टियोसाइट जो होती है वो एक गड्ढे में पड़ी रहती हैं। गड्ढा मतलब एक कैविटी में पड़ी रहती हैं। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द लेकुनी। उस कैविटी को क्या कहते हैं? लेकुनी कहते हैं, जहाँ ये रहती हैं। एंड दे आर सिक्रेटिंग द, ये इनका काम है बोन सेल का, दे आर सिक्रेटिंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मैट्रिक्स बना रही होती हैं खुद ब खुद ही। और ये बोन की जो सेल होती हैं ओस्टियोसाइट्स, इन्हीं का काम होता है मैट्रिक्स बनाने का। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तो ठीक है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, साथ में प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है उसका नाम है ओसीन प्रोटीन। ठीक है। उसी ओसीन प्रोटीन के नाम पर ये ओस्टियोसाइट्स हैं, ये भी इसमें मिलता है ओसीन प्रोटीन, बोन के जो मैट्रिक्स होता है इसमें। ठीक है ना। और ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। नीचे लिखा है इन्होंने यहाँ पर कि द टू बोन कैन बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज अ लिगामेंट। सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज लिगामेंट। तब आपका आंसर होगा कि लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट विल अटैच बोन टू बोन। अगर आप ये भूल जाएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बच्चे भूल जाते हैं कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। लिगामेंट इज अनदर रेगुलर टाइप ऑफ टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये इसका काम होता है लिगामेंट का कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन आपकी बोन से रिश्ते। दूसरी बात है, अगर आपकी बोन मसल के साथ कनेक्ट है, क्योंकि भाई वो तो होती है आपके जहाँ स्केलेटन है वहाँ मसल्स भी हैं, तो बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट जो करता है वो आपका एक दूसरी तरह का टिश्यू है जिसको हम कहते हैं टेंडन। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बल्ब, ऐसे याद करना, ब्लब मतलब बोन, लिगामेंट बोन। तो बस दूसरा तो आपको याद ही रहेगा, फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि भाई लिगामेंट, आपसे पूछेंगे लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करता है, तब आपका आंसर होगा लिगामेंट विल कनेक्ट द बोन टू बोन। ठीक है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक होता है एंड इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट जैसे आपके मोच, अगर किसी को कहते हैं, जैसे भाई किसी को मोच आ जाती है, तो मोच आने का मतलब ये होता है कि उसके लिगामेंट है वो खिंच जाते हैं। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं पर एक लिमिट तक फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके बाद अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे तो वो खिंच जाएंगे, जिससे वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो मोच आना कहते हैं उसको। एंड इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लिगामेंट में जो है मैट्रिक्स कम होता है। एंड कनेक्ट बोन विद बोन, तो थोड़ा ध्यान रखना कि लिगामेंट जो होते हैं वो आपके बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। कम मैट्रिक्स वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक येलो कलर के इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए इलास्टिक होता है। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, दूसरा सवाल है आपका टेंडेंस, यानी कि टेंडेंस क्या होते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं। टेंडन आपके मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडेंस आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट इन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है ना। टेंडेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड, मतलब आप ऐसा तो कर सकते हैं कि मसल्स को मतलब ज़्यादा ही खींच सकते हो, वो तो चिपकी हुई टाइप की है ना, मतलब मसल आपकी कनेक्टिव टिश्यू के बोन के साथ चिपकी हुई होती है, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लिगामेंट फ्लेक्सिबल होता है लेकिन अप टू अ लिमिट, ऐसा नहीं कि लिगामेंट कितना भी खींच सकते हो, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, एक लिमिट तक फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखो सवाल बन जाएंगे आपसे कुछ कि बोन का मैट्रिक्स जिसका बना हुआ होता है, ये बोन की सेल को क्या कहते हैं, ये बोन में ब्लड सप्लाई का सिस्टम क्या कहलाता है, हेवर्शियन कैनाल सिस्टम कहलाता है। ओस्टियोसाइट क्या है, बोन जो है आपकी
क्या बोलते हैं, बोन का काम क्या है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, स्केलेटन बनाने का काम करता है। लिगामेंट आपका क्या काम करता है, बोन को बोन से जोड़ता है। इलास्टिक होता है, लिटिल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर। टेंडन्स जो होते हैं आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा। तो इस तरह के आपसे एक एक करके एक एक सवाल इसमें से बन सकते हैं। यहाँ मैंने जो बताया था कि ये बोन जो लंबी बोन होती है, लंबी बोन में भरा रहता है बोन मैरो। तो बोन मैरो का भाई बच्चों काम होता है ब्लड सेल फॉर्म करना। तो आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब देखते हैं, ये सारी की सारी आपकी बड़ी बोन के बोन मैरो के अंदर बनती होती है। ठीक है, जहाँ बोन मैरो होता है वहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज। ठीक है ना, तीसरे तरह का जो टिश्यू आपका वो क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज के लिए आपको पहले मैं ऊपर एक बार बस ये दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा कि यहाँ जो मैट्रिक्स है वो हाइलिन कार्टिलेज का बन है, ये हाइलिन मैट्रिक्स कहते हैं इसको। जो आपकी कार्टिलेज की सेल होती है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ बोन की सेल एक कैविटी में पड़ी रहती थी, उसी तरह ये भी एक कैविटी में रहते हैं। उस कैविटी को भी लैकुने कहा जाता है और ये अपना मैट्रिक्स सिक्रेट करती रहती है, मैट्रिक्स बनाती हैं। मैट्रिक्स में आपकी जो है क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है। यहाँ लिख देते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इनके मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ठीक है ना, और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा जेली लाइक, मतलब जैसे जो आपके जो ये कान है आपके, इनको आप देखो, ये ना तो बोन है, हिला करके देखो, कान आपके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, बोन तो ऐसे फ्लेक्सिबल है नहीं। तो जो ये होता है बाहर कान का पिन्ना जो है, ये कार्टिलेज है। नोज की जो टिप होती है, ये आपकी नोज की टिप आप देखोगे तो बोन नहीं होगी, ये आपका क्या है, कार्टिलेज है। तो ऐसा होता है आपका कार्टिलेज। ठीक है, तो लिखा है नेक्स्ट यहाँ पर कि भाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। इसमें कैसे मिलते हैं, वाइडली स्पेस सेल मिलती हैं। एंड द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। सवाल है किस किसका बना होगा, प्रोटीनों का बना होगा इसका मैट्रिक्स, और शुगर का बना हुआ होता है। एंड कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स। तो हमने बताया कि जहां पर बोन के जो किनारा होता है वहां कार्टिलेज होता है। जैसे आपने बोन में ऊपर देखा कि जो किनारे का जो पार्ट होता है वहां पर होता है कार्टिलेज। तो वो ठीक है ना, क्योंकि वो करता क्या है, वो उसको स्मूथ करता है, कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि किनारे पर मिलता है उसके बोन के, और आपको कहाँ कहाँ मिलता है, नोज में मिलता है, नोज के टिप पर, कान पे मिलता है। ट्रैकिया जो होता है आपका, जो आपका विंड पाइप होता है, लैरिंग्स जो आपका कंठ है जिससे आप बोलते हैं, वो आपका कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया में आप देखेंगे कि ये आपका ट्रैकिया है जिससे विंड पाइप ऐसे एयर जाती है अंदर। इसमें आपका यहाँ पर ये इस तरह से सी शेप के पूरे में कार्टिलेज के रिंग्स मिलते हैं। ये क्या करते हैं इसको, जब ये आप अगर मान लो हवा जो है वो तेज़ी से एयर का फ्लो हो रहा होता है, तो जब तेज़ी से एयर फ्लो होता है तो भाई ये कहीं आपका जो ट्रैकिया है ये आपका जो है वो ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए। इसको कोलैप्स होने से बचाता है कौन, कार्टिलेज। द सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, इसका नाम भी बताते हैं क्या है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया विच हेल्प इन, जिसका काम है कि वो क्या हेल्प करता है, कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखा है कि वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज इन ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म्स। तो बोन तो मुड़ती नहीं है, तो भाई ये बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों टिश्यू डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका जो इनके अंदर जो वो पाया जाता है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, उनका मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स हार्ड रहता है, इनका मैट्रिक्स थोड़ा स्मूथ रहता है, इसलिए। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम ये होता है कि ये आपके जहाँ भी खाली होता है वहाँ फिट हो जाता है। जैसे कि मान लो आप समझो आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए हो, और रेफ्रिजरेटर का जो डब्बा होता है उसमें रेफ्रिजरेटर के बाहर वो थर्माकोल लगा रहता है। वो थर्माकोल इसलिए होता है कि वो वहाँ उसको जगह को भर दे, ठीक है ना, उस जगह को भर दे, फिट कर दे वहाँ। तो ये एरियोलर का काम होता है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, स्किन और मसल के बीच में मिलता है।
ब्लड वेसल के चारों तरफ मिलता है, नर्व्स के चारों तरफ मिलता है, एंड इन द बोन मैरो में मिलता है। बोन मैरो मैंने आपको बताया अभी कहाँ होता है, बोन के अंदर होता है, जहाँ आपकी WBC RBC का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलेगा, स्किन मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ और बोन मैरो में। इसका काम है क्या, इट फिल द स्पेस। ये क्या करता है, आपका स्पेस को फिल करता है, जो स्पेस होता है उसको जगह को भरता होता है। इनसाइड द ऑर्गन सपोर्ट इंटरनल एन ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ये काम इसके हैं। इसमें आप देखोगे यहाँ से सवाल आएगा कि किस किस तरह की सेल्स आपकी मिलती हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। बात समझने की कोशिश करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, जैसे आप यहाँ लिखा देखोगे, प्लाज्मा सेल्स हैं, मस्ट सेल है, ये मस्ट सेल। ठीक है, सवाल आएगा मस्ट सेल इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन में होगा आपका एरियोलर टिश्यू। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर आपके ऊपर भी मिलते हैं, उनमें मिलते हैं जो ऊपर आपने पढ़े हैं, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू जो पढ़े हैं उनमें मिलेंगे। रेटिकुलर फाइबर हैं, जाल जैसे फाइबर हैं। मैक्रोफेजेस होती हैं, मैक्रोफेजेस का काम होता है आपका डिफेंस करना, जो मैंने ऊपर बताया अभी आपको, न्यूट्रोफिल का काम और मोनोसाइट का वही। जब आपकी मोनोसाइट्स टिश्यू में आ जाती हैं ब्लड के अंदर से, तब आप उनको कहेंगे मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेज का जो फंक्शन होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका मतलब है कि ये आपके जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको निगलने का काम करती हैं, उनको निगल लेती हैं, खा लेती हैं, ख़त्म कर देती हैं, तोड़ देती हैं। ठीक है ना। और ये कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, ये आपके वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं जो कि पैरेलल लगे होते हैं एक दूसरे के, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है। मास सेल का काम होता है कि ये आपकी मास सेल, जब आपको कहीं कट लग जाता है या फिर कोई चोट लग जाती है तो उस टाइम पर जहाँ इन्फ्लामेशन होता है, जैसे टिश्यू में कोई आप चुभ जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वहाँ पर इनका काम होता है कि दो कुछ केमिकल रिलीज करती हैं ये, उनका नाम होता है हिस्टामीन। ये आपको अभी जानना नहीं है इतना ना, हिस्टामीन और सीरोटोनिन ये निकालती हैं ये मास सेल। और हिस्टामीन जो होता है ये आपका ब्लड वेसल्स को चौड़ी कर देता है। मान लो आपके कहीं पे कट लग जाता है तो कट लगने की जगह पर इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना बात। अब वहाँ क्या करना होता है, इन्फेक्शन वाली जगह पर हमें ज़्यादा मात्रा में WBC लानी पड़ेगी। अगर कहीं इन्फेक्शन होता है तो वहाँ भाई मान लो यहाँ कट लग जाता है तो यहाँ क्योंकि बैक्टीरिया घुस जाएंगे बाहर से, तो यहाँ मुझे ज़्यादा WBC लानी पड़ेगी क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। तो भाई इसलिए वहाँ पर जो हिस्टामीन होता है ये ब्लड वेसल्स को चौड़ी चौड़ी कर देता है, बड़ी बड़ी कर देता है, जिससे वहाँ पर रेड दिखने लग जाता है और वहाँ ज़्यादा मात्रा में WBC आ जाती हैं और वहाँ जो अंदर घुसा होता है पैथोजन तुम्हारा, उसको किल कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए मास्ट सेल का ये काम होता है कि वो ब्लड वेसल्स को चौड़ी कर देती हैं, ये छोटी कर देता है, वो चौड़ी कर देता है, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो आपका होता है, फैट सेल्स इसमें पाई जाती हैं। जो आपका बॉडी में जो फैट होता है, जहां भी आपकी, जैसे स्किन के नीचे की बात करें या जहां भी आपका फैट स्टोर है, तो जिस पॉइंट पर भी आपका फैट स्टोर रहता है वही वहां पर क्या है, वहां पर आपका ये पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। इसका काम होता है एडिपोज टिश्यू का, ये एक तो देखो इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर मतलब आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है ना, और जो आपकी बॉडी का फैट है उसे स्टोर करता है। तो लिखा है फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, तो आपकी स्किन के नीचे मिलता है, ठीक है ना, और मिलता है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलता है। एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल, तो इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। सवाल आता है कि एडिपोसाइट्स क्या हैं, तो भाई एडिपोसाइट जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, फैट सेल्स होती हैं। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर, तो इंसुलेटर मतलब आपकी बॉडी के जो, जैसे किसी ने एक गर्म चादर ओढ़ ली हो उस तरह का ये काम करता है। जो आप देखना जो ठंड में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो है मोटे मोटे फैट के ब्लबर्स उनके ऊपर चढ़े होते हैं, थिक ब्लबर चढ़े होते हैं उनके ऊपर फैट के, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं आज फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मस्कुलर टिश्यू शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।